Hello everyone. I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the food processing. आज हम बात करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में और उसकी पे बेस्ड कुछ important MCQs के बारे में. Okay, so let's start with our lecture. So फूड प्रोसेसिंग के MCQs देखने से पहले हम बात करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग होता क्या है. तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब क्या हुआ, एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं हम किसको. सपोज करिए आपके पास ग्रेन्स है. ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मतलब जैसे कि हमारे पास होगा ना गेहूं यानी कि वीट, राइस. जो हमारे ग्रेन्स है इसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं. क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं. और ग्राइंड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, इससे रॉ फ्लावर बनाते हैं. ये क्या हो गया, पूरी प्रोसेसिंग. क्या हुआ, मतलब कि जो हमारे खेतों में जहां पर हम सब्जियों को उगाते हैं या फिर जहां पर भी हम अपने गेहूं या फिर चावल को उगाते हैं, क्या हम डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कंज्यूम कर सकते ना. उसकी हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसको अलग अलग फेज से गुजरना पड़ता है ताकि हमें हमारा डिजायरेबल आउटपुट मिल सके. हम जिस तरीके में आटे को खाते हैं वो हमें डिजायरेबल पोर्शन मिलने के लिए काफी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. उसे ही हम क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग कहते हैं. फूड जहां से उगता है, मतलब जहां से हमारे ग्रेन्स उग रहे हैं वहां से लेकर के हमारी प्लेट तक जहां खाना पहुंचता है, जहां से हम खाना खाते हैं, उस पूरे साइकिल को, उस पूरी लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग कहते हैं. फूड का उगना से लेकर के फूड के खाने तक की पूरी प्रोसेस को हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं. चाहे हम फूड के उगना मतलब कि खेत की बात करें, खेत से जो हमारी काफी सारी जो स्टोरेज कैपेसिटी तक जहां तक जाती है हमारी फूड, उसकी अगर हम बात करें, चाहे गेहूं को पिसवा करके आटे को सानने से लेके रोटियों को बनाना और रोटी के बनने के बाद उसको खाना, ये भी हमारा क्या है, एक फूड प्रोसेसिंग ही है. हर तरह से किसी भी कच्चे खाने को, किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इन योर डिजायरेबल प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फूड प्रोसेसिंग. ये भी एक फूड प्रोसेसिंग का ही टाइप होता है. ओके, सो अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें बड़ी बड़ी मशीन्स की, बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करते हैं. अगर हमें अपने घर के लिए आटा पिसवाना हो, गेहूं पिसवाना होता है, तो हम क्या करते हैं, चक्की पे भेजते हैं ना, ताकि हमारा गेहूं आटे में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम उसे डिजायरेबल यूज कर सके. वैसे ही अगर जो हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो ये काम डायरेक्टली करती हैं बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स. वहां पर क्या होता है, काफी सारे वर्कर्स होते हैं जो इन कामों को इजीली कर सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग के फायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, फूड प्रोसेस अगर हम करके रखेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. अगर हम बात करें, फूड कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. क्या जो खेत में सामान है, खेत में जो भी हमारा अनाज है, जैसा भी है, क्या वो अपनी नेचुरल कंडीशन में प्रेजेंट है? उस टाइम पे उसके ऊपर कितने सारे माइक्रोब्स आके ग्रो कर सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. पर जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो अलग अलग स्टेप में उसको कुछ जगहों पर हीट भी मिलती है. और हमें भी पता है हीट के प्रेजेंस में काफी सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं. काफी सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं. ओके, अगर फूड की प्रोसेसिंग करेंगे तो उसका स्टोरेज आसान हो जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, और क्या क्या यूज हो सकता है. और बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है. जैसे कि बहुत सारे लोग, हमारे जो गांव के लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, जो बहुत सारी पुरानी लेडीज है जिनको काम नहीं आता, जिनको पढ़ाई नहीं आती है, उनके लिए एक तरह से ये रोजगार का भी जरिया है. बड़ी बड़ी कंपनीज में, जहाँ बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहाँ पर है, वहां पर ना काफी सारी औरतों को लगाया जाता है कि जहाँ पर वो गेहूं के कंकड़ को साफ कर सके, है ना, उसकी प्रोसेसिंग कर सके. तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स. इज एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो होती है हमारे फूड में, वो किसके ऑक्सीडेशन से होती है? सो द ऑप्शन इज फिनोलिस, सेकेंड वन इज टायरोसिनेज,
third one is catecholates, and the fourth one is orthoquinones. So the correct answer is orthoquinones. एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होता है? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. क्या होती है? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे जो फूड का कलर है, फ्लेवर है, टेस्ट है, वो स्पॉइल हो जाता है. और जो बेसिकली जो हमारे फूड होते हैं क्या हो जाते हैं? ब्राउन कलर के हो जाते हैं. ओके, so as written here, enzymatic browning is one of the most important reactions that occur in fruits and vegetables, usually resulting in negative effects on color, taste, flavor and its nutritional value. लेकिन the enzymes responsible for the browning is called polyphenol oxidase, जिसको हम PPO भी कहते हैं. In the presence of oxygen, PPO enzyme changes substance from phenolic compounds through a process of oxidation. अभी बात करिए ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू वो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे हम कहते हैं क्विनोन्स और ऑर्थोक्विनोन्स भी हम कह सकते हैं. ओके, इसमें क्या हुआ हमारे पास? क्या रिस्पॉन्सिबल है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने सब्सटेंस को चेंज करके, फिनोलिक कंपाउंड को चेंज करके क्या बना लेता है? क्विनोन्स बना देता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी फूड है, जो भी वेजिटेबल है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSG इज यूज्ड एज. सो द ऑप्शन इज कलर एनहांसर, सेकेंड वन इज थिकनिंग एजेंट, third one is flavor enhancer and the fourth one is emulsifier. So अगर हम बात करें what is MSG, MSG होता क्या है? MSG is a flavor enhancer, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ये क्या होता है? एक तरह का, जिसको हम और क्या कह सकते हैं? सोडियम ग्लूटामेट. ये एक तरह का क्या है? सोडियम सॉल्ट है, ग्लूटामिक एसिड का है. MSG क्या है? MSG इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड. ओके, ये नेचुरली भी पाया जाता है. कहाँ पे नेचुरली पाया जाता है? अगर हम बात करें, अगर हमसे कोई पूछे MSG कहाँ पाया जाता है, तो इट प्रेजेंट्स नेचुरली इन टोमेटोज, ओके. सो MSG के बारे में और क्या क्या बातें हैं? ये एक फ्लेवर इनहेंसर होता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर. एंड ऑफन एडेड टू रेस्टोरेंट फूड्स एंड कैंड वेजिटेबल्स, सूप्स, डेली मीट्स एंड अदर फूड्स. अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो वहाँ पर MSG बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और MSG एक तरह से हार्मफुल भी होता है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए. MSG इज अजीनोमोटो, इसको ये भी कहा जाता है. द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने क्या कहा है? has classified MSG as a food ingredient and that's generally recognized as safe. किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंजप्शन करना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करना जिसकी वजह से वो हमारे हेल्थ पे हार्मफुल हो सकता है, पर एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं भी होता है. अगर आप उसको टेस्ट इन्हेंसर के लिए यूज़ कर रहे हो, फ्लेवर इन्हेंसर के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हो, देन इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर अवर health. Okay, so our next question is pack creation refers to, option is vacuum packaging, second one is vacuum creation, third one is vacuum sterilization, fourth one is vacuum pasteurization. So the correct answer is vacuum pasteurization. Vacuum pasteurization यानी कि creation होता क्या है? It is a pasteurization of milk under reduced pressure by direct steam. इसमें हम क्या यूज करते हैं? It refers to the pasteurization of milk or cream under reduced pressure. इसमें प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं और डायरेक्ट स्टीम के थ्रू हम अपने मिल्क और या फिर क्रीम को पास करते हैं. ओके, it is the process. It removes feed and other volatile flavors from cream and to pasteurize it for butter making.
क्या करता है, हमारे पास क्रीम को रिमूव करके क्या करता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, वोलेटाइल फ्लेवर्स को निकाल लेते हैं क्रीम में से और उसको बटर मेकिंग में यूज करते हैं। द इक्विपमेंट यूज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्रिएटर। बेसिकली इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं जहां पर ये सारी प्रोसेस होती है और कुछ तरह की गैसेस भी प्रेजेंट होती है, लाइक मर्क्यूरी गैसेस आल्सो प्रेजेंट हियर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्रिएशन। The vacuator consists of 3 stainless steel chambers connected to one another। एक से बढ़कर एक हमारे पास चैम्बर्स होते हैं जहां पर डायरेक्टली जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में इंटर करते हैं और 1 by 1 चैम्बर्स में इंक्लूड करे जाते हैं जहां पर डायरेक्टली स्टील पास आउट किया जाता है। ओके, जो स्टील चैम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फॉर स्टील की हीटिंग के लिए, वैक्यूम ट्रीटमेंट के लिए एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्ट फ्लो। क्योंकि जो स्टीम हीटिंग और वैक्यूम ट्रीटमेंट है ना, उससे पहले हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का फ्लो होना चाहिए और प्रोडक्ट का जो फ्लो होता है वो इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म होता है। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 10 seconds टू पास थ्रू द 3 चैम्बर्स। इसका जो हम स्टीम हीटिंग और वैक्यूम ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम पे जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो ऑर्गेनिकली पहले से बनाई होती है, जिसकी वजह से ना इसमें जो टाइम स्पैन है वो बहुत ही कम लगता है, लेकिन आसानी से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ओके, then our next question is, what is the main reason for blanching vegetables prior to freezing? So the option is to maintain color, second one is to improve texture, third one is to prevent microbial activity and the fourth one is to denature enzymes। कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम फ्रीजिंग से पहले ब्लांचिंग करते हैं अपने वेजिटेबल्स की? तो ब्लांचिंग क्या होता है, ये टू डिनेचर एंजाइम्स, आंसर इज टू डिनेचर एंजाइम्स। ओके, तो जो ब्लांचिंग होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरह की कुकिंग प्रोसेस है। क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ कुकिंग प्रोसेस इन विच अ फूड इज यूजुअली अ वेजिटेबल ऑफ फ्रूट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, इज स्कैल्डेड ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड रिमूव आफ्टर अ ब्रीफ टाइम इंटरवल। ओके, इसमें हम क्या यूज करते हैं, आइस वाटर और अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टू हेल्प द कुकिंग प्रोसेस। क्या यूज करते हैं, ठंडा पानी या फिर कोई बर्फ का पानी हम इसमें यूज करते हैं। ब्लांचिंग क्या होगा, स्कैल्डिंग वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर और स्टीम फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या करना है, पकाना है हमारे सब्जियों को पहले तो क्या बॉइलिंग वाटर में, उसके बाद स्टीम में कुछ समय के लिए। इट इज अ मस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स टू बी फ्रोजन। जितने भी वेजिटेबल्स को जिसको हमें फ्रोजन करके रखना है, जैसे कि हमारे जो ग्रीन पीस होते हैं उनको फ्रोजन करके रखते हैं हम ना, उस टाइम पे भी हमको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। क्योंकि जब भी आप ग्रीन पीस को देखते होगे तो जब भी हम जो फ्रीजिंग वाली आती हैं तो उस टाइम पे जो ग्रीन पीस होती है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हमारी होती है। वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लांचिंग प्रोसेस। इट स्टॉप्स एंजाइम एक्शंस व्हिच कैन कॉज लॉस ऑफ फ्लेवर, कलर एंड टेक्सचर। क्या आप जो ग्रीन पीस यूज करते हो फ्रोजन वाले, उसके फ्लेवर में कुछ चेंज होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसे की वैसे होती है। तो ये दिस इज द प्रोसेस ड्यू टू ब्लांचिंग। ओके, अगर हम बात करें ब्लांचिंग के लिए कौन कौन से वेजिटेबल्स के लिए कितना टाइम हमें देना पड़ता है, अगर हम बात करें हरी मटर की शेल्ड पीस की 1.5 मिनट्स, अगर हम ब्रोकली की बात करें 2 मिनट्स, देन अगर हम समर स्पैनिश की बात करें तो 3 मिनट्स के लिए, अगर हम ब्रसल्स की बात करें 3 to 5 मिनट्स, अगर हम ओकरा यानी कि भिंडी की बात करें तो 2 से 3 मिनट, कॉलीफ्लावर की बात करें जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारी विंटर की सब्जी है उनको हम ज्यादा ब्लांच करके रखते हैं, बिकॉज कि विंटर का सीजन बहुत छोटा सा होता है, छोटा नहीं अराउंड 3-4 महीने का होता है, बट हाँ उस टाइम पे काफी सारी जो वेराइटी होती है वेजिटेबल्स की वो बहुत ज्यादा होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी उस टाइम ज्यादा होती है, और समर का सीजन हमारा थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसलिए हम जो विंटर की वेजिटेबल्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए ब्लांचिंग प्रोसेस का भी यूज करते हैं। ओके, अगर हम बात करें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स की तो 1 से 2 मिनट हमें उनको ब्लांच करके रखना होता है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड AFD। AFD क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है। सो द ऑप्शन इज एक्सेलरेटेड फिश ड्राइंग, सेकंड वन इज एक्सेलरेटेड फोर्स ड्राइंग, third one is accelerated freeze drying and the fourth one is accelerated frequency drying। So the correct answer is accelerated freeze drying। ये किस लिए किया जाता है? To preserve freshness, color and aroma
similar to frozen foods while providing the shelf-stable convenience of canned or dehydrated food. इसमें क्या होता है एक्सेलरेटेड फ्रीज ड्राइंग में कि हमारे पास ना मैश के तार जैसी 2 बेड्स होती है, उसके अंदर हम फूड को एंटर करते हैं, ठीक है, वहां पर उसमें उसकी ड्राइंग करवाई जाती है। फ्रीज ड्राइंग इज द preferred food preservation solution for food ingredients and products that require retention of taste and nutritional value. जब भी हमें किसी भी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंटैक्ट रखना हो और उसके टेस्ट को भी इंटैक्ट रखना हो तो उस टाइम पे हम एक्सेलरेटेड फ्रीज ड्राइंग का यूज करते हैं। एज रिटन हियर, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीज एंड ड्राइंग. Foods are quickly frozen, which produces small ice crystals in the cells, and the food is then placed in a vacuum under reduced pressure and heated gently. जिसकी वजह से जो उसकी हल्का हल्का हीट किया जा रहा है तो मतलब उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जितनी है वैसे की वैसे रहेगी और उसके टेस्ट में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे आइस क्रिस्टल्स बने हुए थे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। Products treated this way very little or porous like fresh products, they can be easily reconstituted with water. किस किस में यूज करते हैं, कॉफी में, शेल फिश में, जो फिशेस होती है उस टाइप पे हम इस तरह का वे यूज करते हैं क्योंकि फिश को हम ना स्टोर करके रखने के लिए भी काफी सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम एक्सेलरेटेड फ्रीज ड्राइंग की हेल्प से हम उसके टेस्ट को भी बरकरार रख पाते हैं, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हम इंटैक्ट रख पाते हैं। ओके, then our next question is, the device helps to detect the odor and flavor of food sample. So the option is electronic nose, second one is electronic detector, third one is electronic analyzer, and the fourth one is electronic odor separator. कौन सा ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से हम ओडर और फ्लेवर ऑफ फूड सैंपल्स को डिटेक्ट कर पाते हैं? अगर एनिमल की बात करें डिटेक्टर के लिए तो हमारे पास सबसे अच्छा एनिमल कौन सा होता है, डॉग होता है। वैसे अगर हम बात करें कुछ ऐसी भी चीजें आती है जिसकी हेल्प से हम अपने फूड सैंपल में, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी भी स्मेल होती है जो हमारी जो नेचुरल नोज होती है वो नहीं डिटेक्ट कर पाते, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक नोज का भी यूज करते हैं। बेसिकली ये सारी के सारी AI बेस्ड होती है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक नोज में क्या क्या 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। आ सैंपल डिलीवरी सिस्टम, सैंपल को डिलीवर करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है, डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें कि वो जो भी आपकी फूड है उसकी जो भी स्मेल है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, है ना। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स ऑन द सेंसर सरफेस कॉजेज अ फिजिकल चेंज ऑफ दिस सेंसर। जो हमारा सेंसर है उसमें कुछ फिजिकल चेंज होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हाँ उसने कुछ ऑर्डर को डिटेक्ट किया हुआ है। देन हमें चाहिए एक कंप्यूटिंग सिस्टम टू एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिटेक्शन सिस्टम। हमने जो भी स्मेल को करवाई अपनी इलेक्ट्रॉनिक नोज को, उसको क्या करना होगा, वो उसको पहले डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद हमारे पास एक कंप्यूटिंग सिस्टम भी तो होना चाहिए ना, जिसकी वजह से हम समझ पाए कि क्या इंफॉर्मेशन हमारा इलेक्ट्रॉनिक नोज हमें दे रहा है। एंड प्रोवाइड अ पैटर्न रिकॉग्निशन आउटपुट दैट डिस्क्राइब द ओडर और अरोमा। So our next question is MPN stands for, so the option is most probable number, second one is multi-probable number, third one is maximum probable number, and the fourth one is minimum probable number. So the correct answer is most probable number. हमने बचपन में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, पढ़ा हुआ है ना कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस एरिया में पाया जाना सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, किसी एक चीज का एक जगह पे पाया जाना सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जब हम डाइस को पढ़ते थे उस टाइप की मोस्ट प्रोबेबल नंबर है। जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ करवाते हैं अपने किसी पेट्री डिश में तो हमें पता होता है कि हम कुछ इस तरीके से अपने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमने इस तरफ पे कल्चर ज़्यादा डाला था तो यहाँ पर ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। So as written here, the most probable number is a statistical method used to estimate the viable number of bacteria in a sample by inoculating broth in 10-fold dilutions. जब हम 10-fold dilution यूज करते हैं जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन डाइल्यूशन भी कहते हैं, जहाँ पर हमें किसने यूज करता है कि बैक्टीरियल सेल्स इन वाटर एंड फूड को एस्टिमेट करने में, ठीक है।
Then our next question is, the preservation technique using radiation is also known as, so the option is cold sterilization, second one is dry sterilization, third one is heat sterilization, and the fourth one is vaporization. So the correct answer is cold sterilization. Food processing by radiation is also called as cold pasteurization, जिसमें कि हम फिजिकली नॉन थर्मल मोड में फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं, जहाँ पे इरेडिएशन क्या होता है, बहुत ही मिनिमल मॉडिफिकेशन करता है फ्लेवर का, कलर का, न्यूट्रिएंट्स का, टेस्ट का एंड अदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड, एंड द लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन माइट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग वी आर डूइंग. ओके, then our next question is, phosphatase test is used in the analysis of, phosphatase test हम किसके एनालिसिस में करते हैं? So the option is water, second one is tea, third one is milk, and the fourth one is all of these. So the correct answer is milk. Alkaline phosphatase क्या होता है? It is an enzyme which is naturally present in milk, but it is destroyed at the temperature just near the pasteurization temperature. जो हमारा pasteurization का temperature होता है उसके पास में जाकर के जो हमारा alkaline phosphatase होता है वो denature हो जाता है, जिसकी वजह से हम alkaline phosphatase टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि milk has been adequately pasteurized. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.